चलो मौर्यकालीन सिक्के से आज पढ़ना है। इससे पहले देख लो मौर्य काल के जितने भी संबंधित साक्ष्य हुआ करते थे जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे, जैसे कि अपन देख सकते हैं सीता बेंगरा, जोगी मारा, ये सब जो गुफा है, ये सब के बारे में पूरा हो चुका था। नोट्स वगैरह पूरा बना लियो ना। अभी क्लास के बाद एक बार चेक करूंगा, लाने के लिए बोला था क्या? रोज का नोट्स को लाना है, ताकि जो भी यहाँ कराया जाएगा उसको लिखे हो कि नहीं लिखे हो एक बार देखना पड़ेगा। उसके बाद ही कुछ काम होगा ना। चलो मौर्यकालीन सिक्कों का बात करें कि छत्तीसगढ़ में मौर्य काल से रिलेटेड जो भी सिक्के हैं ये कहाँ से मिले हैं, अगर हम देखें ध्यान से तो मौर्यकालीन जो सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त किए गए नक्शे में थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे कि ये हमारा, ये कौन सा जिला है जल्दी बता दो, कौन सा जिला है? जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा के कौन कौन से स्थलों से ये हमको प्राप्त हुआ है, अगर क्वेश्चन है तो जांजगीर चांपा हम देखेंगे तो सबसे जो प्रमुख स्थल आपको देखने मिलेगा जो है आपका ठठारी करके। कौन सा जगह बताओ? ठठारी जो जगह है, यहाँ से मिला है मौर्यकालीन सिक्के जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत। साथ ही साथ जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत हम और देखेंगे तो यहीं से आपको मिलेगा अकलतरा। क्या मिलेगा? अकलतरा। तो यहाँ से भी क्या मिला बताओ? मौर्यकालीन सिक्के आपको मिला है जांजगीर चांपा से, है ना। तो मौर्यकालीन सिक्कों का अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या बताओगे जल्दी बताओ? ठठारी से मिला है और अकलतरा से ये मिला हुआ है। साथ क्लियर है यहाँ तक सबका? है ना। साथ ही साथ ये इसी के जस्ट साइड में ये हमारा है रायगढ़ जिला। कौन सा जिला है बताओ? तो रायगढ़ जिले से भी एक गांव अपन को याद रखना है जिसका नाम है बार गांव। कौन सा गांव है जल्दी बताओ? तो बार गांव से भी आपका मिला है मौर्यकालीन सिक्के। तो तीन प्रमुख स्थल बता दो। जांजगीर चांपा से दो जगह, कहाँ कहाँ? पहला ठठारी से और दूसरा अकलतरा से। और रायगढ़ से कहाँ से बताओगे? बारगांव। केवल अगर क्वेश्चन क्या आता है मौर्यकालीन सिक्के, अगर ये लाइन लिख के आता है तो ये तीन जगह आपको याद रखना है। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन अगर क्वेश्चन बदल के कर दिया कि मौर्यकालीन चांदी के सिक्के, क्या बोल दिया? चांदी के सिक्का। तो चांदी का सिक्का यदि बोल देता है आपको तो उस समय आपको किस में टिक लगाना है? तो चांदी का सिक्का, ये चांदी का सिक्का भी देख लो जांजगीर चांपा से ही मिला है। कहाँ से मिला है आपका? जांजगीर चांपा जिला से ही मिला है। तो जांजगीर चांपा से देखो कहाँ से मिला, अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये मिला है अकलतरा से। कहाँ से मिला है आपका? अकलतरा। ठीक है ना। अकलतरा से नॉर्मल सिक्के भी मिला है देख लो। और चांदी के सिक्के का हम बात करेंगे तो ये भी कहाँ से मिला है? अकलतरा। तो ये चीज यहाँ से ध्यान रखना है। आया बात समझ में? और चांदी के सिक्का रायगढ़ से भी मिला है। और रायगढ़ में, रायगढ़ क्षेत्र से जो मिला है अभी तो वो जिला अलग हो चुका है, जो अब बन चुका है सारंगढ़। कौन सा जिला बन चुका है? जो पहले किस में आता था? रायगढ़। तो यही मैं लिख देता हूँ, आप लोग उससे समझ जाना, ठीक है ना। कौन सा गढ़ आपका? सारंगढ़ जो क्षेत्र था, बुक में अभी भी रायगढ़ करके लिखा है, लेकिन अब नया जिला बन चुका है तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो जिला है उसके अंतर्गत वो आ जाएगा। आया बात समझ में? तो चांदी का सिक्के का दो जगह आपको बताना है। कौन कौन सा पहले बताओ? अकलतरा बताएंगे और दूसरा सारंगढ़। ये दो प्रमुख जगह यहाँ से बताना है। क्लियर है यहाँ तक सबका? सिर्फ मौर्यकालीन सिक्का बोलेगा तो क्या क्या बताओगे? ठठारी, अकलतरा, बारगांव। ठीक है। मौर्यकालीन चांदी के सिक्के, अकलतरा और सारंगढ़। अकलतरा और क्या बताओगे? सारंगढ़। क्लियर है? फिर एक क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम में, और क्वेश्चन आपको देता है मुख्य रूप से, क्वेश्चन लिखा होता है मौर्यकालीन संपीड़ित मुद्रा करके लिख के आता है। क्या लिख के आता है? संपीड़ित मुद्रा। तो मौर्यकालीन जो संपीड़ित मुद्रा अगर क्वेश्चन लिख के आता है तो आपको कहाँ कहाँ बताना है संपीड़ित मुद्रा में। बस पूरा डिटेल तो इसका दिया भी नहीं है, बस आप नाम याद रखेंगे कि मौर्यकालीन कौन सी मुद्रा है। संपीड़ित मुद्रा करके अगर लिख के आता है तो आपको देखो कहाँ कहाँ बताना है। तो सबसे पहले देख लो ध्यान से, ये हमारा कौन सा जिला है बताओ? रायपुर। तो रायपुर जिले से एक स्थान आपको यहाँ से बताना है, और वो स्थान है आपका आरंग। क्या बताओगे? तो आरंग से मिला है मौर्यकालीन कौन सी मुद्रा है? संपीड़ित मुद्रा में आरंग आपको बताना है। क्लियर सबका? और रायपुर में ही एक और क्षेत्र याद रहे जिसका नाम है तारापुर। क्या बताओगे? यहाँ से भी मिला है मौर्यकालीन कौन सी मुद्रा है? संपीड़ित मुद्रा। तो पहला क्या बताओगे? आरंग। दूसरा क्या हो गया? तारापुर। ये जो हमारा है बस्तर जिला, कौन सा जिला है? तो बस्तर जिले से एक क्षेत्र आपको याद रखना है जहां से संपीड़ित मुद्रा मिला है जिसका नाम है उड़ेला। कौन सा गांव है बताओ? उड़ेला से ये आपका मिला है बस।
तो 3 टाइप के यहाँ चीजें आपको याद रखना है। पहला बता दो क्या चीज, मौर्यकालीन सिक्के बोलेगा तब क्या क्या बताओगे, ठठारी, अकलतरा और बारगांव। मौर्यकालीन चांदी के सिक्के, अकलतरा और सारंगढ़, क्लियर है सबका। और मौर्यकालीन संपीड़ित मुद्रा बोल दिया तो आरंग हो गया, तारापुर हो गया और उड़ेला। तो इस टाइप के पैटर्न में आते हैं क्वेश्चन, क्लियर है सबका, है ना। जिसमें से आरंग वाला क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट होता है। इनमें से कहाँ से मौर्यकालीन संपीड़ित मुद्राएं प्राप्त की गई है, तो ज्यादातर चांस क्या रहता है, कौन सा ऑप्शन में, आरंग देखने का ज्यादा चांस रहता है। क्लियर है यहाँ तक सबका, आगे बढ़े। चलो, तो ये हो गया हमारा मौर्य काल खत्म। कौन सा काल हो गया, मौर्य काल के पूरे साक्ष्य देख चुके थे इससे पहले क्लास में, और आज मौर्यकालीन क्या देख लिए, सिक्के। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हमारा आएगा मेन सातवाहन वंश। कौन सा वंश आता है तो सातवाहन वंश के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो सातवाहन वंश ये पूरा इंडिया लेवल का वंश होता था। छत्तीसगढ़ से थोड़े मोड़े साक्ष्य यहाँ से मिलेंगे, समझ में आ रहे हैं। पहले तो सातवाहन वंश के बारे में कुछ नॉर्मल जानकारी देख लेते हैं, क्या खास बात है सातवाहन वंश का। तो यहाँ देखो ध्यान से सातवाहन वंश की जो राजधानी हुआ करता था वो इंडिया में देख लो, मुख्य रूप से हम देखेंगे सातवाहन वंश की जो राजधानी, आपका ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये वाला है ना, तो ये क्षेत्र सातवाहन वंश से रिलेटेड होता था। और ये महाराष्ट्र में इनकी एक राजधानी हुआ करता था, कहाँ बता दो, महाराष्ट्र में। और उनकी राजधानी हुआ करता था आपका प्रतिष्ठान। क्या होता था बताओ, प्रतिष्ठान। आया बात समझ में। तो सातवाहन वंश की राजधानी बताओ क्या था, प्रतिष्ठान, जो किस क्षेत्र में आता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और यहाँ लिखा है भारत में मौर्य वंश के पतन के बाद कौन से वंश का उदय होता है, सातवाहन वंश का क्या होगा उदय। ये भी क्वेश्चन, ये इंडिया लेवल में याद रखना है। सातवाहन वंश की राजधानी क्या था बताओ, प्रतिष्ठान, जो किस क्षेत्र में आता था, महाराष्ट्र। और कौन से वंश की समाप्ति के बाद ये आए हैं बता दो, मौर्य वंश की समाप्ति के बाद किसका उदय होता है, सातवाहन वंश का। और ये कौन सी जाति के हुआ करते थे, अगर क्वेश्चन है तो आपको बताना है, ब्राह्मण जाति। कौन सी जाति, ब्राह्मण जाति के होते थे। किस जाति के होते थे, ब्राह्मण जाति के। साथ ही आपको लिखना सातवाहन वंश के शासक खुद को क्या कहते थे। तो ये कहते थे, ये देखो ये इनका जो पूरा एरिया जो होता था भारत के दक्षिण क्षेत्र में होता था, तो ये अपने आप को बोलते थे दक्षिणापथ के स्वामी। क्या बोलते थे, दक्षिणापथ। यहाँ क्या अपन लिख सकते हैं, दक्षिणापथ के स्वामी। किस वंश वाले अपने आप को कहते थे, तो सातवाहन वंश के जो भी शासक थे अपने आप को क्या बोलते थे, दक्षिणापथ के स्वामी के नाम से उन लोग पुकारते थे। और इसी काल में भारत का जो व्यापार होता था, भारत यहाँ पर से देख लो, और भारत का जो व्यापार इस समय चलता था यहाँ से, और यहाँ से ये वाला जो जगह दिख रहा है इसको बोलते हैं रोम। कौन सा जगह बताओ, तो भारत का व्यापार सीधा किसके साथ होता था सातवाहन वंश के समय, रोम के साथ होता है, जो भारत के पश्चिम क्षेत्र में आता है। भारत के किस क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्र में जो रोम स्थित है। तो ये व्यापार भारत का व्यापार किसके साथ चलता था, रोम के साथ। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो एकदम सिंपल रीजन है, क्योंकि भारत में रोमन कालीन सिक्के मिले हैं, सॉरी भारत बोलता हूँ, छत्तीसगढ़ में, भारत में तो मिलेंगे ही, छत्तीसगढ़ में भी रोमन कालीन क्या मिले हैं, सिक्के। इससे प्रमाणित ये होता है कि सातवाहन वंश जब चलता था उस समय भारत का व्यापार किसके साथ हुआ करता था बताओ, रोम जो कंट्री था, रोम जो देश है उसके साथ हुआ करता था। क्लियर है यहाँ तक सबका, है ना। चलो एक बार फिर से बता दो, सातवाहन वंश की राजधानी बताओ, प्रतिष्ठान। किस वंश के समाप्ति के बाद ये आए बताओ, मौर्य वंश। कौन से जाति के थे ये, ब्राह्मण जाति वाले, ठीक है। खुद को क्या कहते थे, दक्षिणापथ के स्वामी, ये आपस में खुद को कहते थे। और इस समय भारत का व्यापार किनके साथ चलता था, रोम के साथ चलता था। क्लियर है यहाँ तक सबका, आया ना, आगे बढ़े। चलो, अब देखो जो भी वंश पढ़ेंगे तो उनका साक्ष्य के रूप में सिक्का मिलेगा, क्योंकि सिक्का ही बचा रहेगा, बाकी सब तो खत्म हो जाता है। सिक्का हो गया, कुछ अवशेष हो गए, वही सब चीज यहाँ से मिलेगा बस, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सातवाहन काल के जो प्रमुख साक्ष्यों को लेके क्या क्या यहाँ से आपको याद रखना है। तो सातवाहन वंश का जो साक्ष्य हमको मिला, तो सबसे पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र से बता दो, बिलासपुर। कि छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर क्षेत्र है, यहाँ से सातवाहन वंश का क्या जानकारी हमको मिलता है, ठीक है ना।
तो बिलासपुर क्षेत्र में या बिलासपुर जिले के अंतर्गत एक क्षेत्र है जिसका नाम है आपका चकरबेड़ा करके। क्या जगह है? चकरबेड़ा। तो चकरबेड़ा जो क्षेत्र है ये कहाँ है पहले बता दो। तो ये बिलासपुर में है। और यहाँ से मिला क्या है? तो यहाँ से सातवाहन काल का क्या मिला है? रोमकालीन स्वर्ण मुद्रा यहाँ से प्राप्त की गई है। क्या मिला है? इस प्रकार से देख सकते हो, ये है रोमकालीन, क्या है बताइए? स्वर्ण मुद्राएं जो इस टाइप के जो थे वो हमको छत्तीसगढ़ से मिले हैं। भारत से तो बहुत जगह से मिला है, छत्तीसगढ़ से भी ये मिला है। और कहाँ से मिला है बोलेंगे तो चकरबेड़ा बिलासपुर से ये मिला है। क्लियर है सबका? है ना? बन जाएगा यहाँ तक। तो चकरबेड़ा बिलासपुर से क्या चीज की प्राप्ति हुई है? तो किसमें टिक लगाओगे? रोमकालीन स्वर्ण मुद्रा यहाँ से मिला है। क्लियर सबका? बिलासपुर में ही एक क्षेत्र और आपको याद रखना है जिसका नाम है आपका मल्हार। कौन सा क्षेत्र है बताओ? तो मल्हार क्षेत्र में देखो क्या लिखा है, यहाँ से जो सातवाहन वंश के जो शासक थे राजा अपीलक करके, तो राजा अपीलक की मुद्रा और मिट्टी की मुहर प्राप्त की गई है, जिसमें राजा वरदश्री का वर्णन है। राजा किसका वर्णन है? वरदश्री। ये है वही सिक्के जो इसके बारे में चर्चा की गई है। समझ आ पा रहा है? तो फिर से अगर क्वेश्चन है चकरबेड़ा से क्या चीज की प्राप्ति हुई है बता दो जल्दी से। रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं। मल्हार से क्या मिला है? यहाँ से राजा अपीलक की मुद्रा और मिट्टी के मुहर मिले हैं। और उन्हीं सब मुहरों में, उन्हीं सब सिक्कों में किसका नाम लिखा हुआ है? राजा वरदश्री का नाम वर्णित है। इतना आपको दिमाग में याद रखना है। जो फैक्ट है उसको एकदम रट लो, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। समझ आ पा रहा है ना? तो बिलासपुर के दो क्षेत्र बस फेमस है सातवाहन वंश के बारे में। कौन कौन सा क्षेत्र बता दो? पहला चकरबेड़ा आपको ध्यान में रखना है बिलासपुर से, और दूसरा मल्हार क्षेत्र याद रखना है। दोनों क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े चलो। इसके बाद जो हमको क्षेत्र जो देखने मिलेगा वो है जांजगीर चांपा। कौन सा क्षेत्र है बता दो? ठीक है, जांजगीर चांपा के अंतर्गत हम कौन कौन सा क्षेत्र याद रखेंगे? तो पहला इसमें आप जो क्षेत्र बताओगे जांजगीर चांपा से, वो आपको बताना है बालपुर। कौन सा क्षेत्र है? बालपुर। क्लियर सबका? तो बालपुर जो है यहाँ से राजा पीलक की मुद्रा यहाँ से भी मिला है। जैसे कि राजा पीलक की मुद्रा और कहाँ से मिला है? मल्हार से भी देखे अपन, है ना? और मल्हार के अलावा जांजगीर चांपा से भी जो बालपुर क्षेत्र है यहाँ से भी राजा पीलक की क्या प्राप्ति की गई है? मुद्रा मिला है यहाँ पे। समझ आ पा रहा है ना? इसके अलावा देखेंगे जांजगीर चांपा में ही आपका मुख्य रूप से है गुंजी। कौन सा क्षेत्र बता दो? तो गुंजी से जो शिलालेख मिले हैं, गुंजी शिलालेख जिसको हम बोलते हैं, इस शिलालेख से राजा वरदश्री की जानकारी मिला है जो सातवाहन वंश के बारे में है। राजा वरदश्री कौन से वंश के थे? सातवाहन वंश। तो राजा वरदश्री की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? गुंजी शिलालेख। और गुंजी कहाँ मिलेगा? जांजगीर चांपा क्षेत्र में। तो पहला देख लो, जांजगीर चांपा से पहला क्या बताओगे? बालपुर, राजा पीलक की मुद्रा। दूसरा क्या बताओगे? गुंजी शिलालेख, जिसमें किसकी जानकारी है? और राजा वरदश्री की जानकारी है ना? और यही आपका जांजगीर चांपा में एक क्षेत्र है जिसका नाम है किरारी करके। कौन सा जगह है? किरारी। किरारी से देखो क्या मिला है, यहां से सातवाहन वंश का काल का काष्ठ स्तंभ। काष्ठ मतलब लकड़ी। समझ आ पा रहा है? काष्ठ ये सा है ना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। क्या बता दो? ये काष्ठ स्तंभ तालाब के अंदर से वर्ष 1921 में प्राप्त किए गए। ये देख सकते हो किरारी का जो काष्ठ स्तंभ है वो इस टाइप का है। और इसको अभी म्यूजियम में रखा गया है। अब देखना चाहते हो तो रायपुर में महंत गुरु घासीदास संग्रहालय जो म्यूजियम है, वहाँ जाओगे तो दिख जाएगा, वहीं का इमेज है ये। समझ आ पा रहा है ना? तो किरारी का जो काष्ठ स्तंभ है वह कौन से वंश से रिलेटेड है? तो क्या बताओगे? सातवाहन वंश से संबंधित है। और इसके तालाब के अंदर से इसको खोज के निकाला गया है। तो सातवाहन वंश के काल का काष्ठ स्तंभ कहाँ से प्राप्त की गई है? किरारी, जांजगीर चांपा से मिला है। और कहाँ से निकाला गया इसको? तालाब के अंदर ये था, वहां से इनको निकाला गया और अभी म्यूजियम में इसको इस टाइप से रखा गया है। आए बात समझ में? है ना? चलो फिर से इसको रिवाइज करो। तो जांजगीर चांपा से तीन क्षेत्र बताओ। पहला बताइए बालपुर। पहला कौन सा आएगा? बालपुर से क्या मिला है? राजा पीलक की मुद्रा। ठीक है। दूसरा बता दो गुंजी। गुंजी से, गुंजी शिलालेख में किसका वर्णन है? राजा वरदश्री। क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिखेगा कि गुंजी शिलालेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? ये तो किसमें टिक लगाएंगे?
राजा वरदश्री से क्या है ये संबंधित। क्लियर है सबका। इसके बाद देखेंगे किरारी से क्या मिला है, काष्ठ स्तंभ। कौन क्या मिला है, या सिंपल क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि किरारी से प्राप्त जो काष्ठ स्तंभ है वह किस वंश से संबंधित है या कौन से काल से रिलेटेड है। तो आंसर क्या होता होगा, सातवाहन वंश के जो काल से ये संबंधित है, ये उसी समय का ये है। लेकिन इसकी खोज कब किया गया, 1921 में मिला है। और अभी इसको कहाँ रखा गया है, रायपुर का जो म्यूजियम है वहीं इसको रखा गया है। क्लियर है यहाँ तक सबका। देख लो ये म्यूजियम में इस प्रकार से देख सकते हो। ये लिखा है आगे, इस काष्ठ स्तंभ को वर्तमान में कहाँ रखा गया बता दो, महंत गुरु घासीदास, महंत गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर में इसको रखा गया, ये देख सकते हो। ये है महंत गुरु घासीदास संग्रहालय का एंट्री गेट, ठीक है ना। और ये आपको मिलेगा घड़ी चौक के पास में है रायपुर में। कहाँ जाएंगे, घड़ी चौक से लगा हुआ है ये रायपुर का जो घड़ी चौक है, वहीं पास ये म्यूजियम आपका है। क्लियर है सबका, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, आप देख सकते हैं कि 5 मंजिला संघाराम, ये देख सकते हो। ये 5 मंजिला क्या है बता दो, संघाराम। सातवाहन कालीन शासकों ने, मतलब सातवाहन वंश के जो शासक हुआ करते थे, वो बौद्ध भिक्षुक जो नागार्जुन है, कौन बता दो, नागार्जुन, ठीक है ना। बौद्ध भिक्षुक क्या बता दो, नागार्जुन के लिए बनाया था। ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। क्लियर है सबका। तो ये क्या है समझ गए ना, फोटो क्या है, क्या बता दो, ये काष्ठ स्तंभ है जो कहाँ से मिला है, किरारी से। कहाँ इसको रखे हैं, महंत गुरु घासी, महंत घासीदास लिखा, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय जो रायपुर में है, वहां इसको रखा गया है। क्लियर सबका। साथ ही साथ 5 मंजिला ये संघाराम जो दिख रहा है, ये कौन से वंश के शासकों ने बनवाए थे बता दो, सातवाहन वाले लोग। किसके लिए बनवाए थे, नागार्जुन के लिए, जो कौन से धर्म का भिक्षुक होता था, बौद्ध भिक्षुक। वो आके बौद्ध धर्म की शिक्षा देता था, ठीक है ना, बौद्ध भिक्षुक है। तो उसके लिए इस टाइप का 5 मंजिला संघाराम बनाए थे। आए कि नहीं समझ में, जल्दी बताओ, आगे बढ़े। चलो तो यहाँ तक था हमारा कौन सा वंश खत्म, सातवाहन वंश। क्लियर है सबका, है ना। तो सातवाहन वंश का देख लो, बिलासपुर से कुछ साक्ष्य हम देखे, और जांजगीर चांपा से, 2 क्षेत्र आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। चलो इसके बाद नेक्स्ट हमारा देखो कौन सा वंश आने वाला है, कुषाण वंश। चलो कुषाण वंश के बारे में हम देखें ध्यान से, तो कुषाण वंश को लेके क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो कुषाण वंश से संबंधित संबंधित जो है आपके तांबे के सिक्के, किसके सिक्के बता दो, तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ से मिला है, तो छत्तीसगढ़ में मिला है बिलासपुर जिले से। कौन से जिले से, बिलासपुर जिले से प्राप्त किया गया है। क्वेश्चन अगर आता है, कुषाण वंश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कुषाण वंश के काल का जो कौन सा सिक्का आपका, तांबे के जो सिक्के हैं ये छत्तीसगढ़ से मिले हैं कुछ कुछ जगहों से, जिसमें एक फेमस कौन सा मिला, बिलासपुर से ये मिला है। साथ ही साथ लिखा है कुषाण वंश के शासक कनिष्क का, कनिष्क का जो स्वर्ण मुद्रा है, कनिष्क का क्या क्या बता दो, स्वर्ण मुद्रा रायगढ़ जिले के, रायगढ़ जिले के तेलीकोट, क्या बता दो, तेलीकोट से प्राप्त किया गया है। रायगढ़ जिले के क्या बता दो, तेलीकोट से प्राप्त किया गया है। जिसकी खोज किसने किया था, तो उस व्यक्ति का नाम है D.K. शाह। क्या नाम है बता दो, D.K. शाह नामक जो व्यक्ति थे, उन्होंने इसका खोज किया है। अगर क्वेश्चन आता है कि इस प्रकार से देख सकते हैं कुषाण वंश के काल के जो सिक्के होते थे उनके बारे में, तो कुषाण वंश से संबंधित तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ से मिला है, बिलासपुर में। कुषाण वंश के शासक जो बहुत ही प्रसिद्ध शासक कौन थे, कनिष्क, उनकी स्वर्ण मुद्रा हमारे छत्तीसगढ़ से मिला है। और कहाँ से मिला है, रायगढ़ जिले के तेलीकोट से प्राप्त किया गया, जिसकी खोज किसने किया था, D.K. शाह। किसने किया था, D.K. शाह। क्लियर है। चलिए एक बार बताओ बिना देखे, तो कुषाण वंश से संबंधित सिक्के कहाँ से मिले हैं, तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं, बिलासपुर से मिले हैं। कुषाण वंश से संबंधित जो शासक थे कनिष्क, इनकी स्वर्ण मुद्रा रायगढ़ जिले के कहाँ से मिले हैं, तेलीकोट से, जिसकी खोज किसने किया है, D.K. शाह ने किया है। बस इतना ही है कुषाण वंश, और कुछ नहीं है, बस छोटे छोटे हैं, नॉर्मल सी जानकारी बस याद रखना है। क्लियर है सबका। इंडिया लेवल में बड़ी चीज है, छत्तीसगढ़ में छोटे मोटे हैं, बस बन जाएगा।
चलो इसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट जो है वो है मेघवंश। बस इसका एक ही लाइन पढ़ना है और ये मेघवंश खत्म, ठीक है। कौन सा बता दो। तो मेघवंश, सॉरी, मेघवंश के बारे में देखो क्या पूछा जाता है, तो आपको सिंपल से याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में मेघवंशी जो शासक, दो प्रमुख शासकों के नाम यहाँ मिला है, जिसमें से एक का नाम है शिवमेघ। कौन सा मेघ है बताओ। शिवमेघ। और दूसरा व्यक्ति जिसका नाम है यमेघ। क्या है बता दो। यमेघ। से संबंधित जो सिक्के हैं ये कहाँ से मिले हैं, तो ये भी आपका मिला है बिलासपुर से। कहाँ से मिला है। बिलासपुर से। बस ये जो हमारा बिलासपुर क्षेत्र है, यहाँ से आपका ये सिक्के मिले हैं, या जो भी जानकारी है वो मिला है आपका। समझ आ पा रहा है। तो मेघवंश का बस एक ही लाइन याद रखना है। तो मेघवंश के प्रमुख दो शासकों के नाम बताइए कौन कौन सा है जल्दी से। तो पहला क्या बताओगे, शिवमेघ, और दूसरा यमेघ। ये यह है ना। यमेघ के बारे में जो सिक्के जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, बिलासपुर से प्राप्त हुआ है। बस और कोई जानकारी नहीं है कौन सा वंश का, मेघवंश का। बस इतना ही याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक सबका। आगे बढ़े। चलो, मेघवंश के बाद छोटे मोटे वंश तो ये हो गया। अब बड़े वंशों में हमको नाम देखना पड़ेगा। वकाटक वंश। कौन सा वंश बता दो। चलो, वकाटक वंश को लेके क्या क्या प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तो नॉर्मल से देखो, आपको बस बताते जाएंगे। लास्ट में 5 मिनट में हम पूरा रिवीजन करेंगे, उस समय आपको ऑटोमेटिक याद होगा। बस जो बताया जा रहा है उसको एकदम ध्यान से देखते जाओ कि क्या क्या इसमें लिखे हैं, ठीक है ना। समझ आ पा रहा है। तो वकाटक वंश की जो राजधानी हुआ करता था उस समय, और वो राजधानी का नाम था आपका नंदीवर्धन। क्या नाम था बताओ। नंदीवर्धन। समझ आ पा रहा है ना। ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है कि वकाटक वंश की राजधानी क्या था, नंदीवर्धन। जो किस क्षेत्र में आता था, नागपुर महाराष्ट्र। किस क्षेत्र में बता दो, नागपुर महाराष्ट्र क्षेत्र में ये हुआ करता था, नंदीवर्धन जो जगह था। क्लियर सबका। और वकाटक वंश के जो संस्थापक थे, जिनका नाम आपको याद रखना है, नाम है आपका विंध्य शक्ति। क्या नाम है बता दो। विंध्य शक्ति। क्लियर है सबका। तो वकाटक वंश के संस्थापक कौन थे, विंध्य शक्ति। और वकाटक वंश जब भारत में महाराष्ट्र क्षेत्र में जब इनका शासन चल रहा था, उस समय भारत के अन्य क्षेत्र में दो वंश और साथ ही साथ चलते थे, जिनका आपस में लड़ाई झगड़ा या वैवाहिक संबंध जो आपस में होते थे। समझ आ पा रहा है। और उसमें से दो वंश आपको याद रखना है। पहला था गुप्त वंश। क्या बताओगे। गुप्त वंश के बारे में आपको बताना है। वका मतलब कौन कौन से तीन वंश आपस में समकालीन थे, तो एक तो वकाटक वंश, दूसरा क्या बताओगे, गुप्त वंश, ठीक है ना। और तीसरा जिसका नाम है नल वंश। कौन सा वंश बता दो, नल वंश। तो ये तीन वंश आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो एक ही टाइम पे भारत में राज करते थे, इसलिए उसको बोलते हैं समकालीन। क्या बोलते हैं, समकालीन। का मतलब क्या होगा, सेम टाइम पीरियड में जिनका शासन अलग अलग क्षेत्र में हुआ करता था। तो उन्हीं का देखना आपस में, जब भी आप लड़ाई झगड़ा, किसी का वैवाहिक संबंध, इन्हीं तीनों वंश के बीच आपस में देखोगे। कोई एक वंश वाला दूसरे वंश वाले को मारेगा, समझ में आ रहा है। दूसरा वाला किसी और को मार रहा है, राजधानी को तहस नहस कर दे रहा है। तो आगे हम जो तीन वंश लगातार देखेंगे, वकाटक वंश, गुप्त वंश और कौन सा, नल वंश, इनका आपस में पूरा रिलेशन आपको धीरे धीरे याद रखना है। समझ आ पा रहा है ना। तो फिर से एक बार जल्दी से बताएंगे। वकाटक वंश की राजधानी बताओ क्या था, जोर से बोलो। नंदीवर्धन। संस्थापक कौन था, विंध्य शक्ति। दो समकालीन वंश इसी के साथ में चलते थे, पहला गुप्त वंश और दूसरा नल वंश। यहाँ तक सबको क्लियर है ना। अब वकाटक वंश के कुछ कुछ शासकों के नाम पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले देखने मिलेगा प्रमुख शासक में, प्रमुख शासक में सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे जल्दी बताओ, महेंद्र सेन के बारे में। किसके बारे में, महेंद्र सेन के बारे में। देखते हैं क्या चीज बताया गया है। एक एक दो दो लाइन के फैक्ट होते हैं हर एक व्यक्ति के बारे में, उसी को याद रखना है। तो तीन वंश जो समकालीन थे, उन्हीं के ही आपस में रिलेशन को बस इसमें देखना है अपन को, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति जो एक अभिलेख है, नाम क्या है बता दो। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार बताया गया है कि गुप्त वंश के जो शासक, जिसका नाम है समुद्रगुप्त। क्या नाम बताइए, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान, जब दक्षिण भारत को जीतने जा रहा था, तो उस समय उसने महेंद्र सेन को पराजित किया था। किसको हराया था, महेंद्र सेन को हराया था। क्योंकि देख लो, तीन वंश आपस में समकालीन थे, तो एक वंश वाला दूसरे वंश को हराएगा, दूसरा वाला तीसरे को हराएगा। समझ आ पा रहा है। तो इस टाइप की चीजों को ध्यान रखना है
कि महेंद्र सेन को अगर क्वेश्चन है किसने पराजित किया था, तो आंसर क्या बताओगे? समुद्रगुप्त ने क्या किया था? पराजित। अपने दक्षिण भारत विजय अभियान के दौरान इसको क्या किया? पराजित किया, है ना। तो समुद्रगुप्त ने किसको हरा दिया, जल्दी बताओ? महेंद्र सेन को। बस इतना ही फैक्ट यहाँ से याद रखना है। क्लियर है सबका? है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा शासक आएगा जिसका नाम है रुद्रसेन। क्या बता दो? रुद्रसेन। तो रुद्रसेन के संबंध में एक छोटी जानकारी बस याद रखना है। जैसे कि गुप्त वंश जो चल रहा था, गुप्त वंश में एक शासक हुए थे जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम है बता दो? और चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री है जिसका नाम है प्रभावती। क्या नाम बता दो? प्रभावती से विवाह किसने किया था? रुद्रसेन ने। बस इतना फैक्ट है, समझ आ पा रहा है? क्योंकि वही जो तीन वंश के बीच ही हम संबंध पढ़ रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। समझ आ पा रहा है कि कौन किसको हरा रहा है ना। तो इससे पहले हम क्या देखें, जल्दी बताओ? महेंद्र सेन को किसने पराजित किया था? समुद्रगुप्त ने। ये फैक्ट हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, रुद्रसेन ने किससे विवाह किया था? सॉरी, हाँ ठीक है, रुद्रसेन ने किससे विवाह किया था? प्रभावती से, जो किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी? पुत्री। यहाँ तक क्लियर सबका? आगे बढ़े। चलो अब हम देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट जो शासक आएगा जिसका नाम है आपका प्रवरसेन। रुद्रसेन के बाद कौन आता है? प्रवरसेन। लाइन से अपन वकाटक वंश पढ़ रहे थे। वकाटक वंश में सबसे पहले क्या देखे, जल्दी बताओ? वकाटक वंश का पहला शासक हम क्या देखे? महेंद्र सेन। महेंद्र सेन के बाद रुद्रसेन के बाद प्रवरसेन। ठीक है। चलो प्रवरसेन जो है ये किसका पुत्र है? अगर कोई क्वेश्चन करे तो क्या बताओगे? तो ये था रुद्रसेन का पुत्र। किसका था? जस्ट इससे पहले देखे ना नाम। तो रुद्रसेन का पुत्र कौन था? प्रवरसेन। होता ही है, देखो ध्यान से, जो रुद्रसेन था इसकी ना अचानक मृत्यु हो जाती है। रुद्रसेन की क्या हो जाती है? अचानक मृत्यु हो जाती है। तो रुद्रसेन की अचानक मृत्यु के पश्चात जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, ये अगर हम देखें ध्यान से तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दामाद है। क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या है? प्रभावती। प्रभावती से विवाह कौन किया है? रुद्रसेन। और रुद्रसेन का बेटा कौन है? प्रवरसेन। तो रुद्रसेन की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो उसके जो ससुर जी, मतलब रुद्रसेन का ससुर कौन था? चंद्रगुप्ती। अब इसका जो, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, नाती, वही बोलेंगे क्या? अब नाती अकेला पड़ गया तो उसकी देख रेख के लिए किसी व्यक्ति को भेजता है, ठीक है ना। तो प्रवरसेन की देख रेख के लिए अपने जो दरबारी कवि कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? कालिदास। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालिदास को प्रवरसेन के दरबार में भेजा था। क्वेश्चन बहुत आता है कि किसके दरबार में कालिदास आया था, तो क्या बताओगे? प्रवरसेन के दरबार में कौन आया था? कालिदास। किसने भेजा था, जल्दी बताओ? चंद्रगुप्त द्वितीय ने भेजा था। किसकी देखरेख के लिए? प्रवरसेन की देखरेख के लिए। क्लियर है सबका? अब ये अपने यात्रा के दौरान कालिदास अब छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है ना। तो कालिदास अपने यात्रा के दौरान सरगुजा जिले के जो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जो सीता बेंगरा की जो गुफा है, कौन सी गुफा? सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, ये सब कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ी में, सरगुजा जिले में। तो सीता बेंगरा में इसने कुछ समय व्यतीत किया और इसने एक पुस्तक लिखा वहां जिसका नाम है मेघदूत। कौन सा पुस्तक है? मेघदूत जो ग्रंथ है, ठीक है ना, इसकी क्या किया था? रचना। तो ये फैक्ट यहाँ से याद रखना है। क्लियर सबके यहाँ तक? है ना। तो पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या बताएंगे इसमें? प्रवरसेन किसका पुत्र था बताओ? रुद्रसेन का। रुद्रसेन की अचानक मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय प्रवरसेन की देखरेख के लिए किसको भेजा था? कालिदास। लेकिन कालिदास अपने यात्रा के दौरान कुछ समय कहाँ व्यतीत किया? रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित कौन सी गुफा? सीता बेंगरा की जो गुफा है उसमें किया। और कौन से पुस्तक की रचना किया? मेघदूत ग्रंथ की क्या किया था? रचना। ठीक है। अच्छा, इस मेघदूत ग्रंथ के बारे में कुछ जानकारी और है। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि मेघदूत ग्रंथ को छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कौन किया था? मेघदूत जो ग्रंथ लिखा था कालिदास, छत्तीसगढ़ में लिखा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में पढ़ नहीं पाते थे। तो छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया था? तो उस व्यक्ति का नाम है मुकुटधर पांडे। क्या नाम है? मुकुटधर पांडे। क्लियर आता है सबका? बना लोगे वाला क्वेश्चन भी कि मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया था, बता दो?
मुकुटधर पांडे ने किया था। और कालिदास ने जो अपनी पुस्तक लिखा था मेघदूत, उसमें एक लाइन लिखा था, सरगुजा का उस समय जो दृश्य था पूरा विश्व में, तो वो उसको सबसे अच्छा लगा। समझ आ पा रहा है? इसलिए कालिदास ने सरगुजा को बताया है स्वर्ग के द्वार है, ऐसे कर क्या बताया था, स्वर्ग का द्वार कहा है। समझ आ पा रहा है? तो स्वर्ग का द्वार किसे कहा गया है? सरगुजा को। किनके द्वारा? और ये सब कहाँ प्रमाणित है? तो मेघदूत ग्रंथ में। किसमें लिखा है? मेघदूत ग्रंथ में जो पूरा पुस्तक लिखा है कि उसमें इसकी भी चर्चा की गई है कि कालिदास ने सरगुजा को क्या कहा है, जल्दी बताओ, स्वर्ग का द्वार कहा है। क्लियर है सबका? है ना? चलो, तो ये हो गया प्रवर सेन तक। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। प्रवर सेन तक समझ आ गया? सबसे पहला देखो, वाकाटक वंश का जो हम शासक देखे थे, इसका नाम था महेंद्र सेन। क्या नाम था? महेंद्र सेन को कौन हराया था? समुद्रगुप्त ने। किसने हराया था? महेंद्र सेन के बाद फिर कौन आया? रुद्रसेन। रुद्रसेन किससे विवाह किया? प्रभावती से। प्रभावती किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना? रुद्रसेन के बाद कौन आया? प्रवर सेन। लेकिन प्रवर सेन की देखरेख के लिए किसको भेजा गया था? कालिदास को। किसने भेजा था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने भेजा था। लेकिन यात्रा के दौरान पुस्तक लिखा कौन सा? मेघदूत ग्रंथ। और उसी का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कौन करके दिया? मुकुटधर पांडे। और कालिदास ने ही किसे स्वर्ग का द्वार कहा है? सरगुजा को। यहां तक क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो, नेक्स्ट शासक जिसका नाम आता है नरेंद्र सिंह। कौन है बता दो? चलो, अब देखो, क्योंकि अगर हम बात करें वाकाटक वंश वाले और गुप्त वंश वाले अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई, समझ गए ना कि अब लड़ाई झगड़ा उनका होगा क्या? नहीं होगा। शुरू बस में हुआ था, लेकिन अब लड़ाई झगड़ा होगा क्या? नहीं। वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुके हैं, उन्हीं के परिवार वाले हो गए दोनों, अब समझी हो गए ना। तो लड़ाई झगड़ा होगा क्या? नहीं होगा। तो अब इनका जो लड़ाई है वाकाटक वंश वालों का, वो चलेगा किससे? नल वंश वालों के साथ। किससे चलेगा? लेकिन उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो, तो अंत समय तक वो चलता रहा। समझ आ पा रहा है ना? तो फिर से अपन देखते हैं ध्यान से, नरेंद्र सिंह जो थे, नरेंद्र सिंह के संबंध में अगर हम देखें ध्यान से, तो इस देखो, कोई भी चीज किसी न किसी अभिलेख में लिखा होता है, तब हमको पता चलता है कि हाँ ऐसा हुआ था उस समय करके। तो उसी संबंधित एक अभिलेख है जिसका नाम है रिद्धिपुर अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? रिद्धिपुर। नाम बस ध्यान रखना। रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार जो नलवंशी राजा जिसका नाम है, जो नल वंश का है, उसका नाम है भवदत्त वर्मन। क्या नाम है? भवदत्त वर्मन। क्या नाम है, जल्दी बताओ। भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सिंह, हो गया सॉरी, ठीक है, नरेंद्र सिंह गलत है कि सेन गलत है? नरेंद्र सेन है ना, ये गलत हो गया है। तो नरेंद्र सेन को क्या किया था? पराजित किया था। पहला क्वेश्चन देखो, क्लियर है सबका कि नरेंद्र सेन को किसने हराया था बोलेंगे तो क्या बताओगे? भवदत्त वर्मन ने। भवदत्त वर्मन कौन से वंश का था? नल वंश। तीन ही वंश तो चल ही रहे थे उस समय, तो नल वंश वाले इसको हराया। और भवदत्त वर्मन ने वाकाटक वंश की जो राजधानी चल रहा था, जिसका नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था बताओ? नाम अभी लिखे थे ना इससे पहले, कि वाकाटक वंश की राजधानी क्या है? नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन को पूरा तहस नहस कर दिया। उनकी राजधानी जहां से क्षेत्र का संचालन होता था, उस क्षेत्र का संचालन क्षेत्र को पूरा तहस नहस कर दिया। तो क्वेश्चन सिंपल सा आता है कि नंदीवर्धन को किसने तहस नहस किया था? बस समझ आ पा रहे हैं? तो आंसर किसमें टिक लगाओगे? भवदत्त वर्मन ने। किसने किया था? और भवदत्त वर्मन कौन से वंश का है बोलेंगे तो क्या बताओगे? नल वंश। समझ आ पा रहा है ना? लेकिन ये जो नंदीवर्धन को तहस नहस किया है, ये किसके समय हुआ? नरेंद्र सेन के समय। अब नरेंद्र सेन का जो बेटा आएगा और भवदत्त वर्मन का जो पुत्र आएगा, उनके बीच फिर से लड़ाई होगा कि कैसे मेरे राजधानी तहस नहस करके गए थे करके पिछले समय में, तो उसका बदला लिया जाएगा। समझ आ पा रहे हैं? है ना? तो फिर नल वंश वालों का जो राजधानी होगा ना, उनको भी तहस नहस करवाएंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो नरेंद्र सेन को किसने हराया था? भवदत्त वर्मन। और भवदत्त वर्मन ने किसको तहस नहस कर दिया? नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया, जो वाकाटक वंश की क्या थी? राजधानी। अब इसके बाद जो इसका जो पुत्र आता है, जिसका नाम है पृथ्वी सेन। क्या नाम है, जल्दी बताओ। तो पृथ्वी सेन के बारे में जो हमको पता चला
कि ये ऐसा ऐसा किया था करके, तो उस अभिलेख का नाम है केसरी बेड़ा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? केसरी बेड़ा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है बताओ? तो केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार पता ये चला कि नल वंश का इस पृथ्वी सेन के समय में जो शासक आया था, क्योंकि लगातार चल ही रहा था, अब उधर वंश कोई शासक खत्म होगा तो कोई नया बनेगा। नल वंश वाकाटक वंश में भी हुआ था। तो जैसे वाकाटक वंश में पृथ्वी सेन आया, तो नल वंश तरफ आ गया अर्थपति भट्टारक। कौन आ गया था? अर्थपति भट्टारक जो था वो था नल वंश का शासक। तो पृथ्वी सेन ने किसको हरा दिया, जल्दी बताओ? अर्थपति भट्टारक को पराजित कर दिया। और नल वंश की जो राजधानी था जिसका नाम था पुष्करी, क्या नाम था बताओ? तो पुष्करी को तहस नहस कर दिया। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंदीवर्धन को तहस नहस कौन किया था? भवदत्त वर्मन। समझ आ पा रहे हैं? और पुष्करी को तहस नहस कौन किया था? पृथ्वी सेन। कौन किया था? पृथ्वी सेन किया था। पृथ्वी सेन किसको हराया? अर्थपति भट्टारक जो नलवंशी शासक है। और नलवंश की राजधानी क्या था? पुष्करी। तो पुष्करी को क्या कर दिया गया? तहस नहस कर दिए। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? तो जो भी लड़ाई झगड़ा है, वैवाहिक संबंध, ये तीनों वंश के बीच आपस में चलता रहेगा। क्लियर है सबका? फिर लगातार ये नल वंश वाकाटक वंश चलते गया और अंतिम शासक के रूप में एक शासक आया जिसका नाम क्या है? हरिसेन। क्या नाम बता दो? तो हरिसेन जो है ये है वाकाटक वंश का, क्या बता दो? अंतिम शासक। वाकाटक वंश का अंतिम शासक का नाम क्या बताओगे? हरिसेन जो है वाकाटक वंश का क्या था? अंतिम शासक। तो वाकाटक वंश की समाप्ति इसी शासक के साथ हो जाता है। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन कुछ जानकारी यह है कि वाकाटक वंश वाले हार तो गए, लेकिन किनकी अधीनता को स्वीकार करके हारे हैं, कि इनका जो क्षेत्र जो है वो किनके अंतर्गत आ गया उसके बाद। ठीक है ना? तो यहाँ देखो ध्यान से, प्रभावती के संबंध में प्रभावती के द्वारा एक अभिलेख लिखा गया था, प्रभावती के द्वारा, जिनका नाम है पूना अभिलेख। कौन सा अभिलेख है बताओ? तो प्रभावती के पूना अभिलेख से ज्ञात होता है कि वाकाटक वंश वाले जो थे वो गुप्त वंश की अधीनता को स्वीकार कर लिए। किसकी अधीनता को? क्योंकि इनके बीच, दोनों के बीच, दोनों वंश के बीच वैवाहिक संबंध हो चुका था। तो ये कमजोर होते गया, क्योंकि नल वंश वाले इन लोगों को भारी पड़ रहे थे। नल वंश वाले, अब समझ रहे हो ना, वाकाटक वंश वाले को बहुत भारी पड़े, तो इन लोग क्या किए? गुप्त वंश की क्या कर लिए? अधीनता स्वीकार कर लिए। और ये वंश का अंत हो गया। कौन सा वंश का? वाकाटक वंश का। क्योंकि किसकी अधीनता स्वीकार कर लिए? गुप्त वंश की अधीनता को स्वीकार कर ली। ये इस लाइन को याद रखना। समझ आ पा रहे हैं? प्रभावती कौन है पहले ही बताओ? किसकी पुत्री है? चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या है? पुत्री है। उसने लिखा है कि अपने पूना अभिलेख में कि हमारे जो वाकाटक वंश वाले हैं वो किसके अधीन तक स्वीकार कर रहे हैं? गुप्त वंश के अधीनता को स्वीकार कर लिए। बस क्लियर है तक सबका? वाकाटक वंश को लेके एक क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में मिलेगा। जैसे कि देखो, वाकाटक वंश के जो शासक जो होते थे वो कौन सी उपाधि धारण करते थे अपने समय में? वाकाटक वंश वाले, तो उस उपाधि का नाम था महाराज। कौन सी उपाधि? ये याद रखना। समझ आ पा रहा है सबको? वाकाटक वंश के शासक जो होते थे ये कौन सी उपाधि धारण करते थे, जल्दी बताओ? महाराज। और इसी से रिलेटेड शब्द और आता है, जो गुप्त वंश वाले जो होते थे, जो उपाधि धारण करते थे, जिसको बोलते थे महाराजा धीराज। क्या बोलते थे? महाराजा धीराज। तो दोनों ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वाकाटक वंश लास्ट में मिल किस में गया? गुप्त वंश में। तो दोनों की उपाधि आपको कंपेयर करना है हमेशा। क्लियर सबका? तो वाकाटक वंश वाले अपने कौन सी उपाधि लेते थे? महाराज की उपाधि। और गुप्त वंश वाले बताओ? गुप्त वंश वाले महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते थे। क्लियर है यहाँ तक सबका? है ना? चलो, तो यहाँ तक है हमारा वाकाटक वंश खत्म। कौन सा वंश हो गया? वाकाटक वंश में बस इतना ही है। कुछ कुछ शासक देखे, लड़ाई झगड़ा, वैवाहिक संबंध, ठीक है ना? और अंतिम शासक के साथ देख लिए कि इस वंश का कैसे अंत होता है। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक? है ना? इसके बाद जो आएगा, जो हमारा रहेगा मेन, गुप्त वंश। कौन सा वंश देखेंगे? और गुप्त वंश के बाद फिर कौन आएगा? नल वंश। कौन आता है? तो ये पूरे तीन वंश पढ़ेंगे तब आपस में ये टॉपिक होगा। तीनों वंश को एक साथ पढ़ा जाता है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ? है ना? तो गुप्त वंश को कल के क्लास में देख लेंगे। ठीक है ना? अभी हम जितना बताए हैं उसको एक बार सरसरी तौर पर रिवाइज कर लो। जितना भी आपके माइंड में बैठा होगा उसको एक बार रिवाइज कर लो, जहाँ से भी हम लोग देखे हैं। ठीक है ना? चलो, आज हम लोग देखें कहाँ से, कहाँ चले गए?
गुप्त मौर्यकालीन सिक्के से देखे हैं क्या? ठीक है ना, मौर्यकालीन सिक्के। चलो मौर्यकालीन सिक्कों का यदि हम बात करें तो मौर्यकालीन जो सिक्के हैं वो तीन जगहों से मिले। कितने जगह से मिले बता दो? तीन। पहला बता दो जल्दी से। पहला कौन सा? ठठारी। दूसरा? दूसरा में? तीसरा? तीसरा में? बार गांव कहाँ है? वही तो है क्या? हाँ, नहीं, रायगढ़ जिले में है ना। और मौर्यकालीन अगर चांदी के सिक्के बोलेंगे तो कितने जगह से? दो जगह से कि तीन जगह से? पक्का? चलो पहला बताओ। अकलतर। दूसरा? और दूसरा क्या है? सारंगढ़। संपीड़ित मुद्रा बोलेगा तो तीन जगहों से। पहला आरंग, दूसरा तारापुर, दोनों रायपुर में ही है, और तीसरा उड़ेला, जो कहाँ बता दो? बस्तर से। क्लियर है यहाँ तक सबका? चलो सातवाहन वंश की राजधानी बताइए सब लोग। प्रतिष्ठान। किस वंश के बाद ये आया? मौर्य वंश के बाद। कौन से जाति के थे इन लोग? ब्राह्मण। स्वयं को क्या कहते थे? दक्षिणापथ के स्वामी। इनका व्यापार कहाँ चलता था? रोम के साथ। कहाँ चलता था? रोम। सातवाहन वंश से संबंधित जो साक्ष्य थे दो जगहों से बिलासपुर से मिले हैं। पहला बताओ। चकरबेड़ा से मिला है, और दूसरा मल्हार से। चकरबेड़ा से क्या मिला है? रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं। सॉरी सॉरी, मल्हार से। मल्हार नहीं नहीं, ये चकरबेड़ा शुरू वाला चकरबेड़ा है। चकरबेड़ा से मिला है रोमन कालीन स्वर्ण मुद्राएं, और मल्हार से मिला है राजा पीलक की मुद्राएं। समझ आ पा रहा है? फिर अपन आए थे जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा से तीन जगह था। पहला जो था वो था बालपुर करके था, दूसरा था गुंजी शिलालेख करके है, और तीसरा क्या बताओगे? किरारी। तो किरारी से क्या मिला है? काष्ठ स्तंभ। और गुंजी से राजा वरदश्री की जानकारी मिलते हैं, जो भी शिलालेख है वहां से। और आपका बालपुर से क्या मिला है? राजा पिलक की मुद्राएं। अब जो काष्ठ स्तंभ को कहाँ रखे हैं बोलेंगे तो क्या बताओगे? महंत घासीदास संग्रहालय में रखा गया है, ठीक है ना, जो रायपुर में है। और ये 5 मंजिला संघाराम कौन बनाए थे? तो सातवाहन वंश वाले। किसके लिए बनाए थे? नागार्जुन के लिए। किसके लिए बनाए थे? नागार्जुन का संबंध किससे है बोलेंगे तो बौद्ध धर्म से था, बौद्ध भिक्षुक था। यहाँ तक क्लियर सबका? कुषाण वंश के बारे में देख लो, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। कुषाण वंश के तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो बिलासपुर से मिले हैं। कहाँ से मिला है? कुषाण वंश के शासक जो कनिष्क का जो स्वर्ण मुद्रा रायगढ़ के कहाँ से मिला है? तेलीकोट से। कहाँ से मिला है? जिसकी खोज किसने किया है बोलेंगे तो डी के शाह। कौन किया बता दो? डी के शाह ने किया है। मेघवंश से संबंधित दो शासकों के नाम बताइए। तो पहला है शिव मेघ। कौन सा मेघ है? और दूसरा यमेघ। दूसरा क्या है? और इनसे संबंधित सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो ये भी बिलासपुर से ही मिला है। कहाँ से मिला है आपका? बिलासपुर। वाकाटक वंश की राजधानी बताओ क्या था? नंदीवर्धन। और संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। समकालीन वंश में दो का नाम बताइए। गुप्त वंश और नल वंश, जिनका वैवाहिक और लड़ाई झगड़ा होगा पूरा। समझ आ पा रहा है? फिर हम देखिए इसके बाद प्रमुख शासक में महेंद्र सेन को किसने हराया था? समुद्रगुप्त ने। समझ आ पा रहे हैं? फिर इसके बाद देखे थे रुद्रसेन जो है, इसका विवाह किसके साथ होता है? प्रभावती से, जो किसकी पुत्री है? चंद्रगुप्त द्वितीय की। रुद्रसेन का फिर बेटा कौन आया? प्रवर सेन। रुद्रसेन का बेटा कौन आया? प्रवर सेन। प्रवर सेन जो के समय में इसके प्रवर सेन के दरबार में कौन आया था? कालिदास। कौन भेजा था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने देख रेख के लिए भेजा। कालिदास कहाँ रुका? सीता बेंगरा गुफा में। कौन सा पुस्तक लिखा? मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने किया था। और कालिदास ने सरगुजा को क्या बताया है? स्वर्ग का द्वार। फिर आता है नरेंद्र सिंह या नरेंद्र सेन, जो बोला गया है। नरेंद्र सेन के संबंध में अभिलेख बताओ। तो ये है रिद्धिपुर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? रिद्धिपुर अभिलेख में इसकी जानकारी मिला और पता चला कि नरेंद्र सेन को किसने हराया था? तो भौदत्त वर्मन ने हराया। और भौदत्त वर्मन ने किसको तहस नहस कर दिया? नंदीवर्धन को। किसको तहस नहस किया?
फिर नरेंद्र सेन का बेटा आया जिसका नाम क्या था, पृथ्वी सेन। पृथ्वी सेन के बारे में पूरा जानकारी मिला है केसरी बेड़ा अभिलेख से। किससे मिला है? केसरी बेड़ा अभिलेख से पता क्या चला कि पृथ्वी सेन किसको हराया, अर्थपति भट्टारक को। और किसको तहस नहस कर दिया, पुष्करी को क्या कर दिया, तहस नहस। पुष्करी किनकी राजधानी थी, नल वंश की क्या थी राजधानी। समझ आ पा रहा है? हरिसेन जो है वकाटक वंश का क्या था, अंतिम शासक था। इसके बाद प्रभावती का जो पूना अभिलेख से पता क्या चला कि नल वंश वकाटक वंश वाले किसके अधीनता स्वीकार कर लिए, गुप्त वंश के अधीनता को क्या कर लिए, स्वीकार कर लेते हैं। और वकाटक वंश के जो राजा होते थे ये कौन सी उपाधि धारण करते थे, महाराज। और गुप्त वंश वाले महाराजा धीराज। बस इतना ही आज हम लोग पढ़े हैं, देख लो 5 मिनट में पूरा खत्म। समझ आ पा रहा है ना? बस इतना आज जाके स्पष्ट लिख देना और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम में बनना फिक्स है, बस 1-2 बार पढ़ते रहना बीच बीच में। आ रहा बात समझ में? है ना? कल हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश से आगे। कहाँ से पढ़ेंगे? गुप्त वंश। क्लियर है यहाँ तक सबका? चलो बाकी कल देखते हैं।